Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी अपना RNCC के ऊपर YouTube चैनल में IGPGI के लिए जो MCQ सेशन चला रहे थे वो IGPGI के लिए भी था और PGI के लिए भी था, बट प्राइमरी फोकस किसी पे था? IGPGI के ऊपर। ठीक है, तो अभी जैसे IGPGI का एग्जाम हो गया है तो कुछ 8 से 9 दिन बचे हैं PGI के एग्जाम में। तो अभी अपन 8 से 9 क्लास अपन लेंगे किसके लिए? पीजीआई के लिए, जो टोटली फोकस रहेगी पीजीआई के ऊपर। ठीक है, तो साथ साथ में जो भी स्टूडेंट है वो पीजीआई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि एक बार वो मौसबी जरूर निकाल ले, क्योंकि पीजीआई जो है वो मौसबी से काफ़ी एमसीक्यू पूछे जाते हैं। मौसबी टाइप के एमसीक्यू उसके अंदर देखने को मिले थे। लास्ट में बठिंडा एम्स का जो उसने एग्जाम करवाया था पीजीआई ने, तो वहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले जो मौसबी एनक्लेक्स से मिले थे। साथ साथ में अगर कोई टारगेट हाई भी पड़ रहा है तो वो भी उसके लिए काफ़ी अच्छी साबित होगी। ठीक है, बाकी अपना सेशन वगैरह अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, पीजीआई के लिए और टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर रखी है पीजीआई के लिए स्पेशली, जो कि आपको एकदम अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाएगी आरएनसीसी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे, जो कि क्या है, प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना होगा उसके अंदर। ठीक है, तो वहाँ से आप जो है टेस्ट सीरीज को आप बाई कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, inadequate intake of which vitamin by the pregnant woman may cause renal tube defect। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना है कि कौन सा विटामिन जो है वो इनएडिक्वेटली इनटेक करने पे, प्रेग्नेंट वुमेन द्वारा इनएडिक्वेटली इनटेक करने पे प्रेग्नेंट वुमेन में जो बच्चा है उसके अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में कंडीशन उसके अंदर अराइज हो जाएगी। ठीक है, उसके न्यूरल ट्यूब में डिफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। कौन से विटामिन की कमी से? ऑप्शन क्या है? नियासिन, राइबोफ्लेविन, फोलिक एसिड या फिर थियामिन। ठीक है, देखिए विटामिन मिनरल से पीजीआई एमसीक्यू बनाता है। ठीक है, ये एमसीक्यू इसलिए मैंने लिया है क्योंकि अपन अभी क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, जो एम्स बठिंडा के अंदर और जो 2016 के अंदर पीजीआई का जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर मैं यहाँ पे सोल्व करवाऊंगा, और इन पेपर का जो टॉपिक्स है इनको अपन पढ़ लेंगे। तो चांसेस होते हैं कि प्रीवियस ईयर के पेपर के टॉपिक्स में से एमसीक्यू बनते हैं। ठीक है, तो जरूर आप प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर खुद से भी सोल्व कीजिए, और अपन यहाँ पे तो क्लासेस ले ही रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर के पेपर का एमसीक्यू है। तो कौन से विटामिन की कमी की वजह से यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमन में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है? नियासिन, राइबोफ्लेविन, फोलिक एसिड या फिर थियामिन। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो क्या रहने वाला है? फोलिक एसिड। ठीक है, फोलिक एसिड की डिफिशियंसी अगर प्रेग्नेंट वुमेन में देखने को मिलेगी तो वो क्या कॉज करवा देगा? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में क्या होता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में क्या होता है? फेलियर टू डेवलप न्यूरल ट्यूब। ठीक है, यहाँ पे जो है वो बच्चे की न्यूरल ट्यूब है ये कम जो कंप्लीटली डेवलप नहीं हो पाती है। ठीक है, कौन से विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से? फोलिक एसिड की डिफिशियंसी की वजह से। ड्यू टू, देखो काफी सारे एमसीक्यू बताऊंगा मैं इसके अंदर। ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ फोलिक एसिड। ठीक है, फर्स्ट एमसीक्यू हो गया फोलिक एसिड। एंड कौन सी ड्रग है जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को कॉज करवाती है? तो मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट क्या करती है? डिक्रीज करती है क्या? फोलिक एसिड के लेवल को। ठीक है, तो मेथोट्रेक्सेट ड्रग क्या करवाती है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और अगर एग्जाम के अंदर मिथोट्रेक्सेट नहीं रहे और कौन सी ड्रग करवा सकती है? तो वेल्पोरिक एसिड। वेल्पोरिक एसिड भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को करवा सकती है। नेक्स्ट, इसके अंदर एक तो हो गया विटामिन में फोलिक एसिड, दूसरा जिंक की डिफिशियंसी रहती है तो उसके अंदर भी ये जो हमारा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है। जिंक के अलावा यहाँ पे अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है तो ये भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो कॉज करवा सकता है। ठीक है, इसके अंदर अपन क्या पढ़ते हैं? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में अपन असेस क्या करते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है? फर्स्ट क्या है इसके अंदर? एनसिफिलोसिल। सेकंड अपन इसके अंदर क्या पढ़ते हैं? रकाइसिस। थर्ड इसके अंदर अपन क्या पढ़ते हैं? स्पाइना।
बायफिडा एंड ओकल्टा। और अपन इसके अंदर क्या देखते हैं, माइलोमेनिंजोसिल एंड मेनिंजोसिल। ठीक है, ये कंडीशंस अपन किसके अंदर देखते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर। ठीक है, एंड सिस्टिका, स्पाना बाइफिडा में ओकल्टा एंड सिस्टिका देखते हैं, जिसके अंदर एक में टफ ऑफ हेयर हमें देखने को मिलते हैं, और जो सिस्टिका के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, माइलोमेनिंजोसिल मेनिंजोसिल। तो ये सारी कंडीशंस अपन किसमें देखते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। नेक्स्ट क्या एमसीक्यू बनता है, स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट टू डेवलप फ्रॉम, स्पाइनल कॉर्ड है वो कौन सी जर्मिनल लेयर से बनना शुरू होती है, तो एक्टोडर्म से। ठीक है, ध्यान में रखना, स्पाइनल कॉर्ड किससे बनती है, एक्टोडर्म से। टाइम इसका क्या रहता है, 3 to 4 वीक ऑफ प्रेगनेंसी क्या रहता है स्पाइनल कॉर्ड का। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट एमसीक्यू, न्यूरल प्लेट कब बनना शुरू होती है, तो एट 22 डेज पे। ठीक है, 22 डेज से जो स्टार्ट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ फोलिक एसिड, जिंक एंड विटामिन B12 के साथ साथ में इनकी वजह से यहाँ पे क्या है कि न्यूरल प्लेट का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब इसके देखिए प्रिवेंशन से एमसीक्यू बनता है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला क्या है, फोलिक एसिड। तो देखिए फोलिक एसिड की सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, नॉर्मल डोज कितनी होनी चाहिए। तो फोलिक एसिड की जो नॉर्मल डोज है, ठीक है, वो कितनी रहनी चाहिए, 100 माइक्रोग्राम पर डे। ठीक है, बट प्रिवेंट करना है किससे हमें, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से। टू प्रिवेंट, तो हमें डोज कितनी रखनी पड़ेगी, 300 से 400 माइक्रोग्राम पर डे की हमें क्या करना है, रिक्वायरमेंट रहेगी फ्रॉम ड्यूरिंग प्री कॉन्सेप्शन पीरियड। ठीक है, प्री कॉन्सेप्शन पीरियड जब वो प्रेगनेंसी के लिए रेडी होते हैं कपल्स, तो वहां पे उनको एजुकेट करना है कि आपको फोलिक एसिड वगैरह लेना शुरू करना है टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक जो है अपन को फोलिक एसिड का उसको मेडिसिन वगैरह उसको कंटिन्यू करवानी है। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड करवा सकते हैं उसको, जिंक दे सकते हैं। ठीक है, जिंक हम कितना दे सकते हैं, 10 to 15 mg पर डे अपन नॉर्मली देते हैं, बट प्रिवेंट करना है किसको, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को। तो जिंक कितना देंगे, 20 to 25 mg पर डे को अपन क्या देंगे, जिंक की अपन क्वांटिटी अपन इसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एमसीक्यू पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर। ठीक है, दोनों एमसीक्यू पूछे हुए हैं, तो हो सकता है आपके एग्जाम में आगे भी पूछा जाए। ओके, अब इस देखिए इसके बाद में ऑप्शन में क्या दिया गया था, नियासिन। तो नियासिन की वजह से क्या होता है, नियासिन की डिफिशियंसी हो जाएगी, तो उससे क्या हो जाएगा, पेलेग्रा। ठीक है, या फिर नियासिन की डिफिशियंसी से क्या आपने देखने को मिलता है, पेलेग्रा देखने को मिलता है। पेलेग्रा के अंदर क्या होता है कि ट्रिप्टोफेन हार्मोन की भी कमी होती है। ठीक है, नियासिन डिफिशियंसी या फिर ट्रिप्टोफेन की कमी की वजह से क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, पेलेग्रा। ठीक है, अब देखिए जो पर्सन मेज ईटर्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, ट्रिप्टोफेन की कमी होती है, तो उसके अंदर आगे जाके कंडीशन क्या हो सकती है, पेलेग्रा। ठीक है, आप देखिए इसका एक स्पेशल यहाँ पे 4D साइन हमें देखने को मिलता है, 4D साइन। 4D साइन के अंदर क्या होता है, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया एंड लास्ट डेथ। ठीक है, इसके अंदर स्पेशल साइन और देखने को मिलता है, वो क्या है, कैसल नेकलेस साइन। ठीक है, कैसल नेकलेस साइन हमें किसके अंदर देखने को मिलता है, पेलेग्रा की कंडीशंस के अंदर। देखिए इसके बाद में एक और बताया गया है, वो क्या है, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन हमारे गुड विजन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रहता है, साथ साथ में डिक्रीज
द रिस्क फॉर प्री एक्लेम्सिया, ठीक है। राइबोफ्लाविन उसके अंदर काफी हेल्प करता है प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन को डिक्रीज करने के लिए। इसके बाद क्या, एक और है थियामिन। तो थियामिन की किसकी कमी की वजह से, B1 की। तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, बेरी बेरी। बेरी बेरी दो टाइप की, वेट बेरी बेरी एंड ड्राई बेरी बेरी, ठीक है। अब देखिए ड्राई जो होती है वो किसको अफेक्ट करती है, नर्वस सिस्टम को, और वेग जो होती है वो किसको अफेक्ट करती है, कार्डियो को, ठीक है। जो कार्डियक सिस्टम है उसको अफेक्ट करती है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट एमसीक्यू। तो फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर क्या हो जाएगा, फोलिक एसिड। फोलिक एसिड के बाद में हमने जो है वो कंप्लीटली इसके बारे में पढ़ लिया है, कितना डोज रहता है फोलिक एसिड का, कौन कौन सी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होती है, ठीक है। स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, मेनिंजोसिल, माइनोमेनिंजोसिल। स्पाइना बाइफिडा के अंदर क्या होता है, ओकल्टा, ओकल्टा एंड सिस्टिका। इसके बाद के अंदर जो एनसेफेलोसील, रेकाइसिस वगैरह जो है वो स्पाइनल कॉर्ड का कंप्लीटली डेवलप नहीं होना, ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर। ओके, कौन कौन सी ड्रग यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहती है, एमसीक्यू बना हुआ है, वेल्पोरिक एसिड, और जो कौन कौन से विटामिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा आज की क्लास का, द सेफेस्ट मेथड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी बिफोर 12 वीक्स, ठीक है। 12 वीक से पहले क्या करना है आपको, सेफ मेथड कौन सा है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का। ऑप्शन क्या है हमारे पास में, सक्शन इवाकुएशन से, डायलेशन एंड क्यूरेटेज से, लेमिनेरिया टेंट से, या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन से। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, द सेफेस्ट मेथड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 12 वीक, ठीक है। 2016 का जो पीजीआई का एग्जाम है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप चाहो तो पेपर को रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए सेफेस्ट मेथड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर हम कौन सा लेंगे, कब करना है, बिफोर 12 वीक। तो बिफोर 12 वीक के अंदर हम क्या करेंगे, सक्शन इवाकुएशन, ठीक है। सक्शन इवाकुएशन अपना करेक्ट आंसर होता है। इसको अपन दूसरा क्या बोल सकते हैं, वैक्यूम, वैक्यूम एस्पिरेशन। इसके अंदर क्या होता है, प्लास्टिक कैनुला अटैच रहता है किसके, एक सक्शन के। इसका प्लास्टिक कैनुला का डायमीटर से एक एमसीक्यू बनता है कि प्लास्टिक कैनुला का डायमीटर कितना रहना चाहिए, ठीक है। तो प्लास्टिक कैनुला का डायमीटर कितना रहना चाहिए, तो डायमीटर इक्वल टू नंबर ऑफ वीक ऑफ जेस्टेशन, ठीक है। कितने वीक की प्रेगनेंसी है उतना ही इसका डायमीटर रहेगा। लाइक डायमीटर अगर वीक, जैसे सपोज कीजिए 7 mm का अपने डायमीटर का सेक्शन कैनुला लिया है, तो क्यों लिया है 7 मीटर का, क्योंकि उसकी जो प्रेगनेंसी है वो भी कितनी है, 7 वीक की, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, प्लास्टिक का कैनुला जो है उसका डायमीटर हमें कंसीडर करना है, ठीक है। ये एमसीक्यू बनता है। इसके बाद में देखिए डायलेशन एंड क्यूरेटेज। तो ये तो क्या एक प्रकार का सर्जिकल प्रोसीजर है जो इसके अंदर अब काम में नहीं लेते हैं। इसके बाद में प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करता है, इंक्रीज कर देता है क्या, कॉन्ट्रैक्शन को। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कर देता है, कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देता है। प्रोस्टाग्लैंडिन से क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है, प्रोस्टाग्लैंडिन डू सर्वाइकल रिपनिंग, ठीक है। सर्वाइकल रिपनिंग में ये हेल्प करता है प्रोस्टाग्लैंडिन। ओके, ध्यान में रखना, ये बात आपको पूछी जा सकती है, पूछा हुआ एमसीक्यू है, ठीक है। एम्स के अंदर पूछा हुआ एमसीक्यू है, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, सर्वाइकल रिपनिंग में हेल्प करता है, ठीक है। और 12 वीक के पहले पहले हमें क्या करना है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है, तो क्या काम में आएगा, सक्शन इवाकुएशन। नेक्स्ट एमसीक्यू, द प्रिंसिपल फीचर ऑफ क्वाशियोरकर इज, ठीक है। क्वाशियोरकर का आपको प्रिंसिपल फीचर पूछा है, मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर क्या होता है वो आपसे पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन हमारे पास में क्या है, विजिबल मसल वेस्टिंग, सीवियर फैट वेस्टिंग, यूजुअली गुड एपेटाइट, या फिर एडिमा इन लोअर लेग्स एंड फेस। कौन सा ऑप्शन है जो क्वाशियोरकर में एकदम करेक्ट प्रिंसिपल फीचर है उसका। तो देखिए क्वाशियोरकर क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, क्वाशियोरकर पढ़ते हैं। तो देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर के अंदर बात करते हैं, तो क्या देखने को मिलता है हमें इसके अंदर, पीटिंग एडिमा। क्या होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, क्या है इसका, पीटिंग एडिमा। ओके, तो क्या अपना करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, क्योंकि क्वाशियोरकर वाले पेशेंट के अंदर जो एडिमा इन लोअर लेग्स एंड फेस, ठीक है।
तो पिटिंग एडिमा रहता है अपना इसके अंदर करेक्ट है। तो फर्स्ट अपीयर एडिमा, फर्स्ट अपीयर लोअर बॉडी देन फेस, ठीक है। फर्स्ट अपीयर इन लोअर बॉडी से ऊपर चलती हुई लास्ट में फेस भी एडिमेटस हो जाता है इस कंडीशन के अंदर। तो यहाँ भी ये होता क्यों है? ड्यू टू लो एल्बुमिन, लो सीरम एल्बुमिन लेवल, ठीक है। सीरम एल्बुमिन लेवल डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लीवर से सिक्रेशन नहीं होगा एल्बुमिन का प्रॉपर तरीके से, तो क्या हो जाएगा? सीरम एल्बुमिन लेवल का डिक्रीज हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा क्या? प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर। अब जब प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेल के अंदर क्या आ जाएगी? स्वेलिंग आ जाएगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एडिमा बोलते हैं, ठीक है। तो एडिमा क्यों हुआ? इस प्रकार से हुआ क्योंकि क्या हो गया? इसके अंदर एल्बुमिन प्रोटीन का डिफिशियंसी होगी। साथ साथ में क्वाशियोकर में और क्या इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिलती है? लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट होता है यहाँ पे। यूजुअली गुड एपेटाइट है अपना, करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में और क्या एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है इससे कि क्वाशियोकर के अंदर एक स्पेशल साइन देखने को मिलता है। ये साइन कौन सा होता है? फ्लैग साइन, ठीक है। ये कहाँ पे होता है? जो हेयर्स के अंदर रहता है, इसमें पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है हेयर्स के अंदर, तो ये फ्लैग साइन का जैसे हमें शो होता है, ठीक है। जो इसके बाद में देखिए एक ऑप्शन मिला आपको, विजिबल मसल वेस्टिंग, ठीक है। विजिबल मसल वेस्टिंग इसको क्या कहते हैं? मसल एट्रोपी, ठीक है। तो एक क्वाशियोकर का फीचर नहीं है। अब देखिए सीवियर फैट वेस्टिंग, इसके लिए एक एमसीक्यू बना हुआ है कि सीवियर फैट वेस्टिंग इज नोन एज कैसेक्जिया, ठीक है। सीवियर फेस वेस्टिंग इज नोन एज कैचेक्जिया, ओके। बोलना नहीं है, एमसीक्यू पूछा हुआ है इसके बारे में। कैचेक्जिया क्या होता है? डायरेक्ट सीवियर फेट वेस्टिंग इज नोन एज कैचेक्जिया। तो क्वाशियोकर का प्रिंसिपल फीचर क्या रहेगा हमारा? एडिमा इन लोअर लेग इन फेस। नेक्स्ट एमसीक्यू, द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर वॉज फॉलोड बाय, ठीक है। कॉन्सेप्ट दिया गया था एक, कौन सा कॉन्सेप्ट? मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, MPW कॉन्सेप्ट। तो ये जो है किसके द्वारा दिया गया था? करतार सिंह कमेटी के द्वारा, श्रीवास्तवा कमेटी के द्वारा, चड्डा कमेटी के द्वारा, या फिर नेशनल हेल्थ पॉलिसी के द्वारा? इसकी वजह से जो है मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का कॉन्सेप्ट दिया गया था। तो देखिए मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का जो कॉन्सेप्ट है ये किसके वजह से किसने दिया था? करतार सिंह कमेटी ने दिया था, ठीक है। एमसीक्यू पूछा हुआ है, सारे के सारे एमसीक्यू पीजीआई के प्रीवियस ईयर के पेपर के एमसीक्यू है, ठीक है। तो इनको अपन सोल्व करते हुए चलेंगे, हो सकता है आगे एमसीक्यू आपको इनके अंदर से देखने को मिले। तो देखिए करतार सिंह कमेटी ने क्या किया था? मल्टीपर्पज हेल्थ केयर वर्कर का यहाँ पे सुझाव दिया था। तो इसके अंदर क्या है? करतार सिंह कमेटी का सबसे पहला एमसीक्यू क्या बनता है कि ये कब कमेटी बनाई गई थी? तो कमेटी एक्शन में कब आएगी? 1973 में, ठीक है। तो इसने क्या किया था? मल्टीपर्पज हेल्थ केयर वर्कर का इसने उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था? ईच सब सेंटर पे क्या रहेगा? वन मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर रहेगा, ठीक है। ईच सब सेंटर पे क्या रहेगा? वन मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। आपको देखो एमसीक्यू इससे भी पूछ सकता है कि ईच सब सेंटर पे एक मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का रहना किसने, कौन सी कमेटी ने बताया था? तो ये कौन सी कमेटी थी? करतार सिंह कमेटी, ठीक है। मल्टीपर्पज वर्कर फीमेल भी हो सकती है एंड मेल भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, और ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है? मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जो है वो कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है? तो ये आता है अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो ध्यान में रखना, अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर क्या आता है? मल्टीपर्पज हेल्थ केयर वर्कर का कॉन्सेप्ट आता है। और किसने दिया था? करतार सिंह कमेटी ने दिया था। करतार सिंह कमेटी कब बनी थी? 1973 के अंदर। नेक्स्ट क्या है? श्रीवास्तवा कमेटी। तो श्रीवास्तव कमेटी कब आई थी? 1974 में। तो इसने क्या किया था? क्या कॉन्सेप्ट दिया था? इसने कॉन्सेप्ट दिया था मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर, ठीक है। तो श्रीवास्तव कमेटी ने कब क्या बताया था? मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट
सर्विसेज या फिर मैन पावर नहीं, यहाँ पे सपोर्ट सर्विसेज। ठीक है, सपोर्ट सर्विसेज अपना एक ऑथेंटिक यहाँ पे कॉन्सेप्ट की लाइन है। ठीक है, श्रीवास्तव कमेटी कब आई थी? 1974 में, और इसने क्या किया था? मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट सर्विसेज का इसने कॉन्सेप्ट रखा था। ओके, तो ये जो है वो इसके अंदर क्या होता है, रेफरल सर्विसेज का कॉन्सेप्ट भी बताया गया है। रेफरल सर्विसेज, तो रेफरल सर्विसेज का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? यहाँ से भी आपको डायरेक्ट एमसीक्यू पूछ सकता है। मेडिकल एजुकेशन सपोर्ट सर्विसेज का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? यहाँ से भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है। तो दोनों किसके अंदर आता है? श्रीवास्तव कमेटी का। और श्रीवास्तव कमेटी कब आई थी? 1974 में। रेफरल सर्विसेज का ध्यान रखना, पूछा गया एमसीक्यू है ईएसआईसी में, आगे भी आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? चड्डा कमेटी। तो देखिए चड्डा कमेटी कब हुई थी लॉन्च? 1963 के अंदर। ठीक है, 1963 के अंदर चड्डा कमेटी बनाया गया था। और इसका क्या एम था? ठीक है, इन्होंने क्या किया था? नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट किया था। नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम को इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर? करतार सिंह कमेटी। नेक्स्ट क्या है? नेशनल हेल्थ पॉलिसी। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब स्टार्ट हुई थी? 1983 के अंदर। ठीक है, कब स्टार्ट हुई थी? 1983 के अंदर। बट इसको एमसीक्यू किससे बनता है? इस लाइन से बनेगा कि इसको रिवाइज कब किया गया था? तो ये रिवाइज कब किया गया था? 2017 के अंदर इसको क्या कर दिया गया था? इसका रिवाइज कर दिया गया था। तो इसका क्या गोल है? तो इसका गोल क्या है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड डिलीवरी क्वालिटी हेल्थ केयर। ठीक है, क्वालिटी हेल्थ केयर को डिलीवर करना एंड यूनिवर्सली हेल्थ कवरेज करना, सभी पॉपुलेशन के ऊपर हेल्थ कवरेज करना, उसको किसने सजेस्ट किया था? एनएचपी ने। नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब स्टार्ट हुई? 1983 के अंदर। और इसको रिवाइज कब कर दिया गया था? 2017 के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाई। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर है वो किसके द्वारा रिमूव की जाएगी? स्टेलाइजेशन के द्वारा, बॉइलिंग के द्वारा, कीपिंग द वाटर कवर्ड फॉर 24 आवर्स के साथ में, या फिर मिक्सिंग सोडियम क्लोराइड टू द वाटर। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर जो है वो किसके द्वारा रिमूव की जाएगी? तो सबसे पहला एमसीक्यू मैं आपसे पूछता हूँ कि टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर होती किसकी वजह से है? क्या फैक्टर काम करते हैं जो क्या करते हैं? वाटर को हार्ड बना के रखते हैं। तो देखिए टेम्परेरी हार्डनेस का रीजन क्या है? रीजन मैग्नीशियम कार्बोनेट है। दूसरा क्या रीजन है इसका? कैल्शियम कार्बोनेट। तो इन दोनों की वजह से क्या हो रहा है? यहाँ पे वाटर के अंदर हार्डनेस आती है। किसकी वजह से? मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। हार्डनेस क्यों आती है? क्योंकि ये क्या है? इनसोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, ये क्या है? इनसोल्यूबल इन वाटर है। ठीक है, अब इसके लिए अपन क्या करेंगे? हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसके अंदर? बॉइलिंग। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसके अंदर? बॉइलिंग। तो बॉइलिंग करने से क्या हो जाएगा? बॉइलिंग करने के बाद में ये क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग होने के साथ में इनको अपन क्या कर सकते हैं? रिमूव किया जा सकता है वाटर में से। ठीक है, दूसरा कौन सा मेथड अपन काम में ले सकते हैं? ये तो हमारा हो गया, एक मेथड हो गया बॉइलिंग जो इजी मेथड है। दूसरा कौन सा मेथड है? क्लार्क्स मेथड। ठीक है, क्लार्क मेथड के द्वारा भी अपन क्या कर सकते हैं? टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर को अपन क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। क्लार्क मेथड के अंदर क्या होता है? हम क्या करते हैं? लाइम वाटर को मिक्स कर देते हैं वाटर के अंदर। तो इससे क्या होगा? जो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम कार्बोनेट है वो दोनों क्या है? इंसोल्यूबल नेचर के होते हैं। तो साथ में इसको अपन क्या कर सकते हैं? फिल्ट्रेशन के थ्रू अपन इसको क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लार्क मेथड भी अपन काम में ले सकते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बॉइलिंग। तो स्टेलाइजेशन तो क्या होता है? प्रोसेस टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करेंगे तो क्या होगा? स्टेलाइजेशन। कीपिंग द वाटर कवर्ड फॉर 24 आवर। तो ये किसके लिए अपन कर सकते हैं? ये ड्रिंकिंग वाटर के लिए अपन काम में लेते हैं। वाटर को अगर अपन 24 आवर तक स्टोर करेंगे तो वाटर के अंदर के जो डर्बीस वगैरह रहती है या फिर उसके अंदर कोई भी जैसे वो क्या हो जाएंगी? उसकी सतह पे यहाँ पे जमा हो जाएंगे। तो ऊपर का जो वाटर है वो क्या रहेगा? क्लीन रहेगा। ठीक है, तो स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, पहले के टाइम में होता था, आजकल तो क्लीन होके आते हैं हमारे पास में। मिक्सिंग सोडियम हाइपोक्लोराइड वाटर, इससे वाटर की हार्डनेस रिमूव नहीं हो सकती।
तो आंसर कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, ए स्किन इन्फेक्शन दैट कैन बी सिक्वल ऑफ ए स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन। ठीक है, एक ऐसा स्किन इन्फेक्शन है जो कि किसके द्वारा फैल रहा है? स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन के द्वारा। ठीक है, पहले क्या हो, स्टेफाइलोकोकल का इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद में स्किन इन्फेक्शन हो गया उसमें। तो ये किस टाइप का स्किन इन्फेक्शन है? हर्पीज सिम्प्लेक्स, स्केबीज, इंटरट्रिगो या फिर इम्पेटिगो। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इम्पेटिगो। ठीक है, इम्पेटिगो इसका रहेगा करेक्ट आंसर। तो अब थोड़ा इम्पेटिगो से एमसीक्यू बनते हैं, तो अपन इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू बनेगा तो क्या बनेगा? तो ये क्या है? एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। सेकंड ये क्या है? एक हाईली कंटाजियस। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, हाईली कंटाजियस होता है। और ये मोस्ट कॉमन कौन से बच्चों के अंदर होता है? लेस देन 5 ईयर ऑफ एज के बच्चों को या फिर स्कूल एज चाइल्ड। ठीक है, स्कूल एज चाइल्ड के अंदर होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? स्कूल सोर। ठीक है, इसलिए इसको स्कूल सोर भी कहते हैं। ठीक है, बट इसके ऊपर ध्यान नहीं देना, बस ये फॉर नॉलेज। ठीक है, अब इसका कोज, तो देखिए इसको दो जो है वो स्टेफाइलोकोकस और स्टेप्टोकोकस दोनों इसको कोज करते हैं। तो मोस्ट कॉमन कोज क्या है? मोस्ट कॉमन बाई स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन। स्टेफाइलोकोकस मोस्ट कॉमन है, ये कितना परसेंट कोज करता है इसको? 70% तक। ठीक है, इसके अंदर देखिए जब अगर स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन कोज करेगा तो पेशेंट के अंदर नॉन बुले, ठीक है, यहाँ पे जो बुली का यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, बुली क्या होती है? फ्लूइड फील्ड सैक। फ्लूइड फील्ड सैक होती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? बुलई। तो जब कभी भी स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन होगा तो इसके अंदर यहाँ पे बुलई का फॉर्मेशन नहीं होता है। बट अगर स्टेप्टोकोकस ने यहाँ पे अगर इम्पेटिगो को कोज किया है तो यहाँ पे क्या होगा? बुले का यहाँ पे क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। तो ठीक है, ये अपन डायग्नोसिस के लिए काम में ले सकते हैं कि अगर बुले का फॉर्मेशन हो रहा है इम्पेटिगो के अंदर तो वो कौन है? स्टेप्टोकोकस है। और बुले का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो वो कौन सा है? स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, और बुले क्या होता है? फ्लूइड फील्ड सैक। एमसीक्यू बनता है वेसिकल्स, पस्ट्यूल्स, बुले। ठीक है, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे इनको कभी। ठीक है, दूसरा मोस्ट कॉमन कब होता है? ये हॉट क्लाइमेट्स के अंदर। ठीक है, हॉट क्लाइमेट के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। साइन एंड सिम्टम की बात करें तो क्या क्या देखने को मिलता है इसके अंदर? रेडिश ब्राउनिश, रेडिश कलर क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाता है माउथ के अराउंड। ठीक है, माउथ के अराउंड यहाँ पे रेडिश कलर का क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, क्रिस्टल जो तो अब आगे जाके ये जो क्रिस्ट बनी है, ठीक है, तो ये कैसी हो जाएगी? इसके अंदर जो है वो ब्लिस्टर भी फॉर्मेशन होते हैं यहाँ पे माउथ के अराउंड में। तो आगे जाके ये कैसे हो जाएंगे? येलो कलर के। तो एमसीक्यू क्या बनता है? हनी कलर क्रिस्ट। हनी कलर क्रिस्ट फॉर्मेशन कौन सी कंडीशन के अंदर होता है? तो ये कौन सी कंडीशन में होता है? इम्पेटिगो के अंदर। ठीक है, हनी कलर जो हनी लाइक क्रिस्ट है तो ये किसमें होती है? इम्पेटिगो वाली कंडीशन के अंदर। अब इसका ट्रीटमेंट के अंदर क्या दे देंगे अपन? क्लिंडामाइसिन, अमोक्सिसिलिन जो है अपन इसके ट्रीटमेंट के अंदर दे देंगे। एंटीबायोटिक थेरेपी अपन इसके अंदर चलाएंगे। इसके बाद में क्या दिया गया? ये हो गया अपना इम्पेटिगो टॉपिक कंप्लीट होता है यहाँ पे। इसके बाद में क्या है? हर्पीज सिम्प्लेक्स। हर्पीज सिम्प्लेक्स। तो हर्पीज सिम्प्लेक्स क्या है? सबसे पहले एमसीक्यू क्या बनता है इससे? बैक्टीरियल है कि वायरल है? तो बैक्टीरियल है कि वायरल है? ये एक प्रकार का वायरल स्किन डिसऑर्डर है। ठीक है, जो कि हर्पीज सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन 1 एंड हर्पीज सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन टाइप 2। ठीक है, इसके अंदर दो टाइप के जो है वो वायरस कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो टाइप 1 तो कहाँ पे होता है? ओरली। एंड टाइप 2 कहाँ पे होता है? जेनाइटली। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बनता है इससे? रूट ऑफ ट्रांसमिशन का। तो सबसे पहले तो क्या हो सकता है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो सकता है। दूसरा ड्रॉपलेट से भी ये
फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बन सकता है इससे? बर्निंग सेंसेशन फील होते हैं स्किन में, ठीक है, बिफोर स्किन लीजन एपियर। ठीक है, स्किन लीजन के एपियर होने से पहले पहले, या फिर अपन बात कर सकते हैं तो इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन फील होता है। इसके बाद में इरेथमेटस स्किन के अंदर क्या होगी, हमारे स्वेलिंग देखने को मिलेगी। स्वेलिंग कैसी रहेगी? रेडनेस रहेगी। साथ साथ में इसके अंदर क्या हो जाएगा, स्मॉल वेसिकल्स हमारे यहाँ पे बन जाएंगे लेस देन 1 सेंटीमीटर के। ठीक है, और इसके अंदर क्या रहता है, फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, स्मॉल वेसिकल्स के अंदर क्या रहता है, लेस देन 1 सेंटीमीटर के रहते हैं, इसके अंदर फ्लूइड रहता है। ठीक है, तो जो ये कैसे रहेंगे, पेनफुल रहेंगे। इनके अंदर क्या होगा, इचिंग होगा, एंड ये कैसे होंगे, पेनफुल। ओके, नहीं ये कुछ एमसीक्यूज है जो इसके द्वारा बने हुए रहते हैं। अब अगर बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो ये देखिए एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है, तो यहाँ पे अपन क्या देंगे, टॉपिकल एंटीवायरल ऑइंटमेंट अपन यहाँ पे पेशेंट को सजेस्ट करेंगे लगाने के लिए। तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगा, कौन सी ड्रग से ये बना रहेगा, तो ये रहता है एसाइक्लोवियर से। ठीक है, एसाइक्लोविर अपन इसके अंदर काम में लेते हैं प्राइमरी लीजन्स के अंदर। ठीक है, ये सब जो प्राइमरी लीजन्स बनते हैं, तो इसके अंदर प्राइमरी लीजन्स के अंदर अपन क्या देते हैं, टॉपिकल ऑइंटमेंट वगैरह काम में लगाते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्ट से प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा, कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, मेनिंगो एनसेफेलाइटिस। और दूसरा क्या हो सकता है, herpes सिम्प्लेक्स वायरस सेकेंड। अगर ये टाइम पे ट्रीट नहीं हुआ है, तो लाइक जैसे ये अगर कोई बच्चे में हो गया, तो बच्चे में तो बच्चा क्या करेगा, जो कॉम्प्लिकेशंस के अंदर क्या हो सकता है इसके, तो उसने आई वगैरह को टच किया, उसके अराउंड माउथ वगैरह ये सब ब्लिस्टर वगैरह हो गया, फिर उसने जो अपने ग्रोइंग रीजन्स को भी टच कर लिया, तो उसके ग्रोइंग रीजन के अंदर भी ये herpes सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2 का कॉम्प्लिकेशन वहाँ पे भी ये प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट देखिए एक और एमसीक्यू क्या बनता है इससे। अब बात करते हैं अपन herpes जोस्टर की। दोनों सिमिलर ही है, तो herpes जोस्टर किसके इसके अंदर अपन क्या देते हैं, कौन सा वायरस इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल रहता है, तो वेरिसेला जोस्टर। ठीक है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल्स डिजीज। ठीक है, तो ये कुछ एमसीक्यू है जो हमारे herpes सिम्प्लेक्स की वजह से यहाँ पे होने को देखने को मिले हैं। इसके बाद में स्केबीज। स्केबीज क्या होता है, ड्यू टू माइट। ठीक है, स्केबीज किसकी वजह से होता है पेशेंट के अंदर, माइट की वजह से। ठीक है, माइट एक इंसेक्ट होता है, उसके यहाँ पे जो बाइट होती है, उसके आफ्टर बाइट, माइट के आफ्टर बाइट के बाद में क्या होता है, स्केबीज की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, इस माइट का क्या नाम है, सार्कोप्टीज स्केबीज। ठीक है, क्या नाम है इसका, सार्कोप्टीज स्केबीज। इसको अपन ट्रीट के लिए अपन क्या ड्रग देंगे इसके अंदर, परमेथ्रिन। ठीक है, परमेथ्रिन जो है अपन इसके अंदर काम में लेते हैं ऑइंटमेंट। ध्यान में रखना, एमसीक्यू पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंटरट्रिगो, जो कि एक प्रकार का क्या है, फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है, तो ये हो गया अपना नेक्स्ट एमसीक्यू भी करेक्ट होता है यहाँ पे। इसका अंदर हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इम्पेटिको इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन हो रहा है। हमने दोनों टाइप के स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन के बारे में पढ़ लिया है, एक में बुली का फॉर्मेशन होता है, एक में बुली का फॉर्मेशन नहीं होता है, रेडनेस होता है। ठीक है, हनी क्रिस्ट अपीयर होती है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में herpes सिम्प्लेक्स 1, herpes सिम्प्लेक्स के बारे में भी अपन ने पढ़ लिया था, एक प्रकार का क्या है, वायरल डिसऑर्डर है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, द रीजन फॉर यूजिंग द पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्टर मेडिकेशन इंक्लूड। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपको, कि हम पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन के अंदर उसको यूज में लेने का क्या रीजन है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, पेरेंटल मेडिकेशन टेक लॉन्गर ड्यूरेशन, ये जो है वो लंबा टाइम लेती है टू एक्ट देन ओरल मेडिकेशन, ये ओरल मेडिकेशन से लंबा टाइम लेती है एक्ट करने का।
नेक्स्ट, इट इज़ द लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड। क्या ये लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड है, इसलिए इसको हम यूज में लेते हैं। या फिर इट इज़ ईजियर टू मेजर एन एक्यूरेट डोज। क्या इसकी डोज को मेजर करना एकदम ईजी होता है, इसलिए यूज में लेते हैं। या फिर द पेरेंट्रल रूट अलाउज मोर रैपिड एब्जॉर्प्शन देन ओरल रूट। या फिर ये पेरेंट्रल रूट है, इसके अंदर ड्रग का एब्जॉर्प्शन रैपिड होता है इसके ओरल रूट के। कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा इसके अंदर? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसके अंदर कुछ समझाने लायक कुछ है नहीं। तो जो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पेरेंट्रल रूट क्या है, मोर देन इसके अंदर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन जल्दी होता है। ठीक है। दूसरा, ओरल रूट से एब्जॉर्प्शन जल्दी होता है इसके अंदर। दूसरा यहाँ पे इट इज इजियर टू मेजर एक्यूरेट डोज इसके अंदर मेजर करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि डोज कैलकुलेशन आनी चाहिए नर्सिंग स्टाफ को, तभी वो क्या कर पाएगा, एक्यूरेट डोज का मेजरमेंट कर पाएगा। नेक्स्ट, इट इज लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड, ये भी नहीं है। काफ़ी सारे जैसे आईवी कैनुलाज, आईवी लाइंस, ट्यूबिंग वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर लगती है, तो लीस्ट एक्सपेंसिव तो कभी नहीं है। ओरल इसके अंदर ज़्यादा लीस्ट एक्सपेंसिव है ये। और ये जो लॉन्गर ड्यूरेशन का टाइम नहीं लेता है ओरल मेडिकेशन से, तो ये भी गलत है। अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो पीजीआई के अंदर क्या है कि नर्सिंग प्रोसेस से भी क्या नर्सिंग प्रायोरिटीज वगैरह है, ऐसे एमसीक्यूज भी वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, ए पेशेंट्स फिजिशियन ऑर्डर न्यूक्लियर कार्डियोग्राफ एंड मेक एन अपॉइंटमेंट फॉर थैलियम स्कैन। ठीक है। एक पेशेंट को फिजिशियन ने क्या ऑर्डर किया है, न्यूक्लियर कार्डियोग्राफ टेस्ट ऑर्डर किया है। तो उसने उसके अंदर होता क्या है, थैलियम स्कैन करवाना होता है उसके अंदर। ठीक है। थैलियम ड्रग को जो इंजेक्ट करना होता है, फिर उसके अंदर जो है वो न्यूक्लियर कार्डियोग्राफ की मदद से उसको ड्रग को देखे जाती है भाई कहाँ पे कोई प्रॉब्लम वगैरह है, कहाँ पे है। ठीक है। द पर्पज ऑफ इंजेक्टिंग आइसोटोप, तो थैलियम स्कैन क्या है, एक प्रकार का एक रेडियो आइसोटोप है इनटू ब्लड स्ट्रीम टू डिटेक्ट। अब इसको अपन क्यों डालते हैं ब्लड स्ट्रीम में, क्या डिटेक्ट करेंगे? ठीक है। ऑप्शन क्या है, ए नॉर्मल वर्सेस अबनॉर्मल टिश्यू। अपन नॉर्मल टिश्यू अबनॉर्मल टिश्यू के अंदर डिफरेंस पता लगा सकते हैं। डैमेज इन एरियाज ऑफ द हार्ट, हार्ट के एरियाज के अंदर डैमेज का पता लगा सकते हैं। वेंट्रिकुलर फंक्शंस को हम असेस कर सकते हैं। या फिर मायोकार्डियल स्केरिंग एंड परफ्यूजन को हम परफेक्ट तरीके से हम असेस कर सकते हैं। तो अपन का ये जो लगाने का क्या पर्पज है, थैलियम स्कैन, द पर्पज ऑफ इंजेक्टिंग रेडियो आइसोटोप इनटू ब्लड स्ट्रीम, पर्पज क्या है इसका इंजेक्ट करने का? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। मायोकार्डियल स्कैरिंग और जो परफ्यूजन है उसके बारे में ये एक्यूरेट हमें क्या करेगा, पता देगा कि हाँ भाई प्रॉपर तरीके से वो परफ्यूजन हो रहा है नहीं हो रहा है, ब्लड सप्लाई हो रही नहीं हो रही है, कहीं स्कार फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ मायोकार्डियल जो मसल है उसके अंदर। ठीक है। तो थैलियम स्कैन के द्वारा हम क्या पता लगा सकते हैं, इट शो ब्लड फ्लो इनटू हार्ट मसल्स एंड डिटेक्ट द पंपिंग मैकेनिज्म ऑफ हार्ट। तो इसके द्वारा अपन जो हार्ट का जो है वो ब्लड फ्लो देख सकते हैं किस प्रकार से वो पंप कर रहा है, कोई एरर वगैरह हो उसके अंदर, तो इसको हम असेस कर सकते हैं। मतलब क्या हो गया, मायोकार्डियल स्कारिंग का पता लगा सकते हैं और परफ्यूजन का हम पता लगा सकते हैं। इट ऑल्सो नोन एज इट ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस थैलियम न्यूक्लियर टेस्ट, इसको हम स्ट्रेस थैलियम न्यूक्लियर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर, प्रोटीन्स है हमें क्यों रिक्वायर्ड होते हैं, वेट रिडक्शन के लिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम के लिए, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यूज के लिए, या फिर सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हॉर्मोन्स के लिए। प्रोटीन्स क्यों रिक्वायर्ड है हमें? तो देखिए प्रोटीन क्यों रिक्वायरमेंट होते हैं, मेंटेनेंस करने के लिए, क्या बॉडी के टिश्यूज के साथ, बॉडीज का टिश्यू का मेंटेनेंस करने के लिए क्या प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है। दूसरा, ये प्रोटीन किस प्रकार की यूनिट है, जैसे अभी आईजीपीसी के अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था। ठीक है। पॉलीसेकेराइड किसको कहते हैं, तो प्रोटीन भी क्या है, एक प्रकार का मैक्रो यूनिट के अंदर आता है। ठीक है। माइक्रो यूनिट नहीं है, मैक्रो यूनिट है। ठीक है। मेड बाय अमाइनो
एसिड, ठीक है। प्रोटीन क्या है, एक एसेंशियल अमाइनो एसिड से बने होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, बॉडी बिल्ड करने में या फिर मसल्स को मेंटेनेंस करने में, यहाँ पे बॉडी टिश्यू का मेंटेनेंस करने के काम में आते हैं, ठीक है। अब देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या काम में आता है, विटामिन डी, ओके। नेक्स्ट एक देखिए कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, अगर अपनी बॉडी में क्या होगा, प्रोटीन का लेवल बढ़ेगा तो ये क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा किसके, कैल्शियम के लेवल को, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान में रखना। नेक्स्ट सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन का सिंथेसिस कौन करवाते हैं, कोलेस्ट्रॉल, या फिर अपन बात कर सकते हैं सिंपल फैट, फैट से क्या होता है, स्टेरॉइडल हार्मोन्स का सिक्रेशंस होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, एंजाइम रिलीज बाय स्पर्म विच अलाउ पेनिट्रेशन ऑफ द ओवम, ठीक है। स्पर्म से ऐसा कौन सा एंजाइम रिलीज होता है, वो क्या करता है, ओवम के पेनिट्रेशन में हेल्प करता है। एमाइलेज, हाइलुरोनिडेज, लाइपेज या फिर ट्रिप्सिन। तो देखिए सबसे पहले स्पर्म को ओवम को पेनिट्रेट करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, फ्यूज होना पड़ेगा किसके साथ में, ओवम के साथ में, फ्यूज ओवम। तो इसको हमने क्या कहा, ठीक है, स्पर्म फ्यूज विथ ओवम। तो ये कौन, अगर जब स्पर्म ओवम से फ्यूज होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम रिएक्शन, ठीक है। एक्रोसोम रिएक्शन क्या होती है, जब स्पर्म का ओवम के साथ में फ्यूजन होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, एक्रोसोम रिएक्शन होती कहाँ पे है, तो ये होती है हमारे जो फीमेल्स के अंदर, ये कहाँ होती है, एम्पुला रीजन के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जब फ्यूज होने के बाद में क्या होता है, स्पर्म एंटर सेकेंडरी ओसाइट बाय एंजाइम हाइलुरोनिडेज एसिड, ठीक है। तो स्पर्म क्या करता है, ओवम में इंट्रोड्यूस होता है, तो ओवम में क्या होता है, सेकेंडरी ओसाइट वहाँ पे रहते हैं, तो उसको क्या करना होता है, सेकेंडरी ओसाइट को फर्टिलाइज करना होता है। तो इसके अंदर कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, हाइलुरोनिडेज, ठीक है। तो ये इस प्रकार ये काम करता है। तो पेनिट्रेट करेगा किसको, ऐसे तो जाने नहीं देगी, क्योंकि जो ओवम के आगे क्या होता है, कोरोना रेडिएटा, एक प्रकार का क्या है, लेयर है ओवम की, ठीक है। तो इस लेयर को भी क्या, लेयर को क्या करना पड़ेगा, इसको लेयर को ब्रेक डाउन करने के लिए इसको स्पर्म क्या रिलीज करता है, हाइलुरोनिडेज। तो हाइलुरोनिडेज किसको ब्रेक डाउन करता है, कोरोना रेडिएटा को। उसके बाद में क्या होता है, स्पर्म क्या करेगा, एंटर करेगा किसमें, सेकेंडरी ओसाइट के अंदर। तो कहाँ करेगा, एम्पुला के अंदर। और ये फ्यूजन किसको, अपन फ्यूजन को क्या बोलते हैं, एक्रोसोमल रिएक्शन, ओके। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा इसी के साथ में, एमाइलेज, एमाइलेज क्या करता है, कन्वर्ट करता है स्टार्च को किसमें, शुगर में, ठीक है। कौन करता है, एमाइलेज, एमसीक्यू है, बना हुआ एमसीक्यू है, आ सकता है। लाइपेज क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट करता है लाइपेज। एंड ट्रिप्सिन क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, कौन काम करता है, ट्रिप्सिन, ओके। नेक्स्ट एमसीक्यू, टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑफ ए न्यूबॉर्न एट बर्थ, न्यूबॉर्न के एट बर्थ के टाइम पे टोटल ब्लड वॉल्यूम कितना होता है, 80 ml पर केजी, 125 ml पर केजी, 1000 ml पर केजी, या फिर 150 ml पर केजी। क्या पूछा आपसे, स्पर्म के अंदर, सॉरी, न्यूबॉर्न के अंदर ब्लड वॉल्यूम कितना होता है, तो न्यूबॉर्न के अंदर ब्लड वॉल्यूम कितना होता है, 80 ml पर केजी की यहाँ पे जो है वो न्यूबॉर्न के अंदर ब्लड वॉल्यूम होता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फाइंडिंग इंडिकेट द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया का क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होगा, अगर किसी पेशेंट में हाइपोकैलेमिया होता है तो पेशेंट क्या एक्सपीरियंस करेगा, क्या साइन सिम्टम पेशेंट के अंदर आते हैं, एडिमा, मसल स्पाज्म, कुसुमल ब्रीथिंग या फिर ट्रेमर्स। तो देखिए अगर हाइपोकैलेमिया होगा पेशेंट के अंदर तो क्या होगा,
मसल्स के अंदर क्या कॉन्ट्रैक्शन आने शुरू हो जाएंगे, मसल स्पाज्म आने लग जाएगा। तो ये क्या है, हाइपोकैलेमिया की वजह से हो रहा है। ठीक है, मसल स्पाज्म बोल सकते हैं या फिर वीकनेस भी आती है मसल्स के अंदर, तो वो किसकी वजह से आती है, हाइपोकैलेमिया। तो ये हुआ क्यों है, तो डिफिकल्ट टू रीपोलराइजेशन। ठीक है, आप सभी को पढ़ा होगा, सोडियम पोटेशियम चैनल होते हैं हमारे जो नर्व्स, जो नर्व के अंदर, तो उसके अंदर डीपोलराइजेशन होता है, रीपोलराइजेशन होता है। ठीक है, तो उसके अंदर रीपोलराइजेशन होने अगर प्रॉपर तरीके से नहीं होता है तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, हाइपोकैलेमिया या फिर मसल स्पाज्म की कंडीशन देखने को मिलता है, अगर प्रॉपर तरीके से रीपोलराइजेशन नहीं देखने को मिलता। अब अगर देखिए रीपोलराइजेशन सही ढंग से नहीं हुआ है तो ये क्या लीड करेगा, लीड टू लो इलेक्ट्रिकल लो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, सोडियम चैनल वापस क्लोज नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, लो इलेक्ट्रिकल चैनल यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यहाँ पे लो हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या मसल स्पैज्म या मसल की वीकनेस आना शुरू हो जाएगी। कुसुमल ब्रीथिंग किसमें देखने को मिलती है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर। ट्रेमर्स मोस्ट कॉमन साइन किसका है, पार्किंसन डिजीज का, जिसके अंदर क्या होता है, डोपामिन का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, एडिमा एडिमा क्यों होता है, डिक्रीज ऑन को। ठीक है, प्रेशर की डिक्रीज की वजह से क्या होता है, बॉडी में एडिमा आता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, अंडर IMNCI केयर इज रेंडर्ड टू। ठीक है, अंडर IMNCI के अंदर केयर किसे दी जाती है, ओनली न्यूबॉर्न को, या फिर अंडर 5 चिल्ड्रंस को, या फिर 2 मंथ टू 5 ईयर ऑफ चिल्ड्रन को, या फिर एज अप टू 2 मंथ्स एंड 2 मंथ टू 5 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन को। कि कौन से बच्चों की कैटेगरी को जो है वो अंडर IMNCI के अंडर केयर दी जाती है। देखिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है PGI 2016 के पेपर के अंदर। ठीक है, 2016 के पेपर के अंदर किसी ने सोल्व किया हो या फिर जिसके पास में हो, सारे MCQ मिला सकता है। अपना आज का जो टॉपिक है उस वहीं से बनाया गया है, वहीं के क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं। टारगेट रहेगा यही, अपन 8-10 दिन के अंदर प्रीवियस पेपर को सोल्व कर लें पूरा, और इनके सिमिलर टॉपिक्स हो उसको भी हम पढ़ लें। तो देखिए IMNCI क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कई बार। तो ये क्या होता है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। इसको हम क्या कहते हैं, IMNCI। ठीक है, तो ये स्टार्ट कब हुआ था, स्टार्ट कब किया गया था इसको, 2003 के अंदर। ठीक है, एक प्रकार का क्या है, WHO का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में नहीं पूछते हैं, बट इसका स्टार्टिंग टाइम में भी आपसे पूछ लिया जाए तो इसके अंदर क्या है, ये दो तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, तो इसके अंदर ये क्या कर, दो तरीके से ये वर्क करता है। फर्स्ट, इसका कौन सी कैटेगरी होती है, केयर ऑफ न्यूबॉर्न एंड यंग चिल्ड्रन। ठीक है, केयर ऑफ न्यूबॉर्न एंड यंग चिल्ड्रन इन्फेंट। एंड सेकेंड कैटेगरी इसके क्या रहती है, केयर ऑफ इन्फेंट। तो इसके अंदर टोटल कहाँ से केयर शुरू करनी है, तो 2 मंथ टू 5 ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले तो एज अप टू 2 मंथ केयर देनी है, उसके बाद में 2 मंथ टू आगे जाके 5 मंथ के ओल्ड चिल्ड्रन को यहाँ पे केयर प्रोवाइड करनी होती है। तो ये दो डिवाइड किए इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले इन अगर जो 2 मंथ का जो बच्चा है, केयर ऑफ न्यूबॉर्न या फिर 2 मंथ के बच्चे को, उसको क्या केयर देनी होती है, लाइक उसको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मदर को काउंसिल करना है, ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करवानी है, उसकी स्किन वगैरह को डिहाइड्रेशन से बचाना है, कोल्ड बचाना है, कोड जो कोड कटिंग उसका एकदम इफेक्टिव तरीके से होनी चाहिए, इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, रेफरल सर्विसेज वगैरह होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, केयर ऑफ न्यूबॉर्न के अंदर। अब इसके बाद में केयर ऑफ इन्फेंट 2 मंथ टू 5 ईयर के अंदर क्या आएगा, उसके अंदर इम्यूनाइजेशन हो, प्रॉपर आयरन एंड विटामिन डी की डिफिशियंसी यहाँ पे नहीं देखने को मिले, वो ठीक रहे। ठीक है, मलेरिया मिजल्स के इन सब के उनसे बचाया जाए, डायरिया का ट्रीटमेंट हो प्रॉपर तरीके से। तो इस प्रकार से हमारा जो IMNCI एक्ट करता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, एज अप टू 2 मंथ सबसे पहला टारगेट क्या रहता है इसका, एज अप टू 2 मंथ। उसके बाद में 2 मंथ टू 5 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन को ये टारगेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट MCQ हमारा, व्हेन ए पेशेंट इज इन लीवर फेलियर
एक पेशेंट है वो क्या है, अभी लीवर फेलियर की स्टेट में है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियरल चेंजेस इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेसमेंट टू रिपोर्ट। तो अब देखिए लीवर फेलियर वाला पेशेंट है तो उसके अंदर क्या आ गया, बिहेवियरल चेंजेज आ गया। तो कौन सा बिहेवियरल चेंजेज है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट असेसमेंट है जिसको हमें क्या करना है, रिपोर्ट करना होता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, लेथार्जी, फटिग या फिर नोजिया। तो देखिए लीवर फेलियर यहाँ पे किसी पेशेंट को हुआ है, तो अगर लीवर फेलियर उसको हो चुका है तो लीवर फेलियर के साथ साथ में उसको क्या कंडीशन देखने को मिलती है, हिपेटिक एनसेफेलोपैथी। ठीक है, पेशेंट को भी क्या हो गया है, हिपेटिक एनसेफेलोपैथी हो गया है। ये क्यों हो गया, ड्यू टू इम्पेयर्ड लीवर फंक्शन। ठीक है, लीवर फंक्शन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, लीवर फेल हो गया, इसकी वजह से क्या हो गया, हिपेटिक एनसेफेलोपैथी। अब इसके अंदर जब लीवर का प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं होता है तो अपनी बॉडी में क्या इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज अमोनिया का लेवल अपनी बॉडी में बढ़ जाता है। तो अब ये अमोनिया क्या करता है, पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को ये पास कर जाएगा ब्रेन में। ठीक है, अब ये ब्रेन के अंदर जाके कौन सी सेल को अफेक्ट करता है, ये एक बार क्वेश्चन बना हुआ है। तो अफेक्ट द एस्ट्रोसाइट सेल्स। ठीक है, अफेक्ट द एस्ट्रोसाइट सेल मेनली। ठीक है, बाकी सेल्स को भी अफेक्ट करता है बट मोस्ट कॉमन कौन सी सेल होती है, एस्ट्रोसाइट स्टार लाइक सेल जो होती है उसको ये अफेक्ट करता है। अब इस सेल के अफेक्ट करने के साथ में क्या हो गया, ये क्या कर देगी, स्लो द एक्टिविटी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। साथ में जो पेशेंट की वो क्या, कोग्निटिव थिंकिंग भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो पेशेंट कैसा होता हो जाएगा, लेथार्जिक। तो अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर पेशेंट लेथार्जिक हो रहा है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, वो रिपोर्ट करना है। ठीक है, बाकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ लिवर फेलियर में नहीं देखने को मिलता है, ये किस में देखने को मिलता है, सीरोसिस के अंदर। ठीक है, सीरोसिस भी कौन सा, लीवर सिरोसिस वाले पेशेंट के अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलती है इन कंपेरेटिव टू लीवर फेलियर। बाकी फटिक एंड नोजिया तो एडवांस स्टेज के पेशेंट के अंदर देखने को मिलता ही है बट इनमें रिपोर्ट करने का इतना कुछ नहीं है। बट अगर लेथार्जी हो रही है पेशेंट को तो ये एक इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम है फॉर द हेपेटिक एनसेफेलोपैथी का। ओके, तो इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ कल अगेन कुछ हम इससे भी बेहतरीन एमसीक्यूज के साथ में आएंगे तो उसको वो भी अपन इसी प्रकार से अपन सॉल्व करेंगे उन एमसीक्यूज को भी, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है सारे के सारे एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू हैं पीजीआई चंडीगढ़ के। ठीक है, तो कल कुछ एमसीक्यूज रहेंगे बठिंडा एग्जाम का, जो एम्स बठिंडा पीजीआई ने करवाया था उसके टॉपिक हम लेके आएंगे। और साथ साथ में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि प्लीज़ आप मौसबी ज़रूर एक बार मौसबी के एमसीक्यूज निकाल लीजिए, क्योंकि मौसबी से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और मौसबी से क्या है कि पूछा गया है बठिंडा का एग्जाम का पेपर। ठीक है, एम्स बठिंडा का एग्जाम जो पीजीआई ने करवाया था मौसबी से, उसने काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्ट उसने पुट ऑन किए थे वहाँ पे एग्जाम के अंदर। तो मौसबी एक बार आप निकाल लीजिए तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के एमसीक्यू जो है वो पीजीआई पूछता है। ठीक है, बाकी हम जो यहाँ पे प्रीवियस इसका पेपर तो सोल्व करवा ही रहे हैं, तो अपन टॉपिक का डिस्कशन तो यहीं कर ही रहे हैं। ठीक है, साथ साथ में टेस्ट सीरीज भी हम चला रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट टेस्ट सीरीज के लिए इच्छुक है तो वो आप हमारी टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं। प्राइस उसकी एकदम हमने अफोर्डेबल रखी है ताकि जो भी स्टूडेंट है वो इजीली उसको असेस कर सके। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट बने रहने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। सो गिव अ लाइक थम टू अवर यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए।